नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज का सत्र अन्य सत्रों से थोड़ा सा अलग है। हालांकि पिछले सत्र में भी हमने कहानियों पर बात की थी, लेकिन आज का सत्र अलग इसलिए है क्योंकि आज के सत्र में हम जिन दो कहानियों पर बात करने वाले हैं वो दोनों कहानियां अलग अलग युगों की हैं। एक तो हम बात करने वाले हैं माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी पर, और दूसरी बात करने वाले हैं हम आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी पर। और ये दोनों ही माधवराव सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है आधुनिकतम शोधों के आधार पर। और जयशंकर प्रसाद आप सभी जानते हैं छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं, तो निश्चित रूप से ये बाद के समय के कहानीकार हैं। लेकिन इन दोनों कहानियों को एक साथ लेने का मेरा एक उद्देश्य यह भी है कि जिस प्रारंभिक दौर में कहानी लेखन के जिस प्रारंभिक दौर में किस्सा गोई शैली बहुत प्रचलित थी, यानी किस्सों को सुनाने के लिए जैसे हम अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं, जिस शैली का प्रयोग करते हैं, उसी तरह किस्सा गोई शैली में कहानियां लिखी जा रही थी। और कहानियों के विषय राजा या रानी हुआ करते थे या काल्पनिक पात्र हुआ करते थे। आदर्श की स्थापना करना या कोई भी एक संदेश देना, नीति परक संदेश देना उन कहानियों का उद्देश्य था। ऐसे दौर में माधवराव सप्रे ने एक बहुत ही नया दृष्टिकोण अपनी इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये कहानी कल्पना से बिल्कुल भिन्न है। यद्यपि इस कहानी में भी अंततः आदर्शवाद की स्थापना है, लेकिन ये कहानी यथार्थ की भूमि से विकसित होकर आदर्श तक पहुंचती है, केवल और केवल आदर्श के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाती। तो ये कहानी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी लेने का उद्देश्य यह है कि जिस दौर में कहानियां इस प्रकार की लिखी जाए, क्योंकि प्रेमचंद और प्रसाद का युग एक है। प्रेमचंद एक तरफ यथार्थवादी कहानियों की परंपरा को चला रहे थे, दूसरी ओर जयशंकर प्रसाद भावुकता प्रधान रोमानी कहानियां लिख रहे थे, और उनकी कहानियों में राष्ट्रीयता, देश प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठकर कर्तव्य परायणता का संदेश प्रमुख रूप से हमको दिखाई देता है। तो एक कहानी यथार्थ के धरातल से उठकर आदर्श की स्थापना करती है, और दूसरी कहानी भावनाओं की गलियों से गुजरती हुई आदर्श की स्थापना करती है। अंततः दोनों ही कहानियों में आदर्श है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र, और इसीलिए मैंने कहा कि आज का सत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत रोचक भी। चलिए शुरू करें। सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी पर बात करते हैं। माधवराव सप्रे की कहानी है। तो माधवराव सप्रे मूलतः मराठी थे और मराठी उनकी भाषा थी, लेकिन वे बहुत हिंदी प्रेमी के रूप में बहुत विख्यात थे, और यही कारण है कि उन्होंने हिंदी में कहानियां लिखी, निबंध लिखे, समीक्षाएं लिखी, अन्य भाषाओं से हिंदी में कृतियों के अनुवाद किए, और यहां तक कि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। यानी हिंदी साहित्य जगत में माधवराव सप्रे को कहानीकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, समीक्षक के रूप में, अनुवादक के रूप में और संपादक के रूप में हम जानते हैं। दूसरी बात, हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर के कहानीकार हैं, यानी हिंदी कहानी जब अपनी आंखें खोल रही थी तब माधवराव सप्रे अवतरित हुए, और उन्होंने हमें एक अद्भुत हिंदी की पहली कहानी दी जिसका शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। आपका जन्म 19 जून 1871 ईस्वी में हुआ। आपका मूल निवास पथरिया गांव, जिला दमोह, मध्य प्रदेश में था, और आपकी प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर और जबलपुर में क्रमशः पूरी हुई। आपने बीए एलएलबी किया था, यानी आप अध्ययन की दृष्टि से पेशे से वकील थे, और कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपने बीए एलएलबी किया था। लेकिन आपका अधिकांश जीवन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़कर और साहित्य सृजन से जुड़कर के ही व्यतीत हुआ। आपकी मृत्यु यानी निधन 23 अप्रैल 1926 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। आप प्रारंभ में पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार के पद पर कार्यरत थे। 1900 ईस्वी में पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्र का आपने प्रकाशन किया। मध्य प्रदेश में एक स्थान है ये पेंड्रा, जहां से उन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्र का प्रकाशन किया। ये पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पत्र में 1901 में आप इनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई थी। यह पत्र, लेकिन ध्यान देंगे, यह पत्र उल्लेखनीय अवश्य है, लेकिन यह केवल 3 वर्ष चलने के बाद ही बंद हो गया।
1909 में नागपुर से आपने हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन किया, यानी माधवराव सप्रे ने हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन किया। तिलक के केसरी पत्र से आप बहुत प्रभावित हुए और उनकी अनुमति से उन्होंने केसरी पत्र का हिंदी संस्करण निकाला, हिंदी केसरी के नाम से। तिलक रचित गीता रहस्य जो कृति है उनकी, जो बहुत प्रसिद्ध कृति है बाल गंगाधर तिलक की, जो उन्होंने जेल में लिखी थी, उसका आपने हिंदी अनुवाद किया। 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की और पहला कन्या विद्यालय जो जानकी देवी महिला पाठशाला के नाम से विख्यात हुआ, उसकी स्थापना की। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्रीय विद्यालय और जानकी देवी महिला पाठशाला की स्थापना करके। 1924 में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून के सभापति बनाए गए। अब बात करते हैं इनकी कृतियों की। तो कृतियों में उल्लेखनीय कृतियां हैं स्वदेशी आंदोलन और बाइकॉट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका जीवन प्रमुखतः साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़कर ही व्यतीत हुआ। यही कारण है कि इनकी अधिकांश कृतियों में राष्ट्रीय आंदोलन की गहरी छाप हमें देखने को मिलती है। दूसरी पुस्तक है इनकी यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें। तीसरी है हमारे सामाजिक ह्रास के कुछ कारणों पर विचार, यानी ये पुस्तक इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माधवराव सप्रे कितने चिंतनशील थे और अपने समय की राजनीति, अपने समय के परिवेश और अपने समय की समाज को कितनी बारीकी और कितनी गहराई से देखते थे कि उन्होंने वे बिंदु भी तलाश कर लिए कि आखिर हमारे सामाजिक पतन के कारण क्या है। आगे चलें। एक अन्य कृति है माधवराव सप्रे की कहानियां, जिसमें उनकी सभी कहानियां संकलित की गई हैं। अन्य कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी हमें जान लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके गुरु पंडित नंदलाल दुबे थे और इन नंदलाल दुबे से ही उन्होंने साहित्यिक अभिरुचि प्राप्त की, यानी जो साहित्यिक संस्कार बाद में विकसित हुआ माधवराव सप्रे के व्यक्तित्व में, वह उन्हें उनके गुरु पंडित नंदलाल दुबे से प्राप्त हुआ था। 1919 और 20 में इन्होंने जबलपुर नामक स्थान से कर्मवीर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, लेकिन उसका संपादन का दायित्व पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को सौंप दिया। ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी हम कर्मवीर पत्र की बात करते हैं तो उसके संपादक में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का नाम ही आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जबलपुर में इन्होंने राष्ट्रीय हिंदी मंदिर की स्थापना की प्रेरणा दी और उसी के सहयोग से, ये राष्ट्रीय हिंदी मंदिर की स्थापना के लिए प्रेरणा दी इन्होंने, और इसी राष्ट्रीय हिंदी मंदिर के सहयोग से छात्र सहोदर, तिलक, हितकारिणी, श्री शारदा जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं प्रकाशित हो पाई। यानी इन पत्रिकाओं का प्रकाशन भी राष्ट्रीय हिंदी मंदिर की स्थापना के फलस्वरूप ही संभव हुआ और राष्ट्रीय हिंदी मंदिर की स्थापना की प्रेरणा माधवराव सप्रे के द्वारा दी गई थी। यानी जो हमने पढ़ा शुरू में कि वे एक संपादक के रूप में भी बहुत ही विख्यात शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं, तो वह यहां पूरी तरह से प्रमाणित होता है। एक टोकरी भर मिट्टी के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। 1901 में यह कहानी छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई और दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 600 शब्दों में लिखी हुई एक छोटी सी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। एक गरीब विधवा और जमींदार साहब कहानी के प्रमुख पात्र हैं। यानी यदि कहानी के प्रमुख पात्रों पर प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न आपको दो ही पात्र ध्यान में रखने हैं जो आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से कहानी में प्रस्तुत होते हैं। एक है गरीब विधवा और दूसरे हैं जमींदार साहब। एक पोती का जिक्र और आता है, लेकिन वह केवल सूच्य पात्र में है। उस पोती का प्रत्यक्ष रूप से कहानी में कोई अवतरण नहीं होता, बल्कि उसकी केवल सूचना मिलती है इन पात्रों के संवाद के माध्यम से। तो दो ही प्रमुख पात्र हुए, गरीब विधवा और जमींदार साहब। गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान की संवेदना के क्षण की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति है। इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? इस कहानी की मूल संवेदना है कि जो गरीब और असहाय विधवा है उसके स्वाभिमान की संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति करना। ये बात आपको इसलिए भूलनी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये हिंदी की पहली कहानी है और हिंदी की पहली कहानी में किसी राजा रानी की, किसी घटना के वर्णन की प्रधानता न होकर स्वाभिमान की संवेदना के क्षण की, यानी एक क्षणिक अनुभूति की प्रधानता है। और उस क्षण की इतनी मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति की गई है सप्रे जी के द्वारा कि
मन रोमांचित हुए बिना रहता ही नहीं। जमींदार वर्ग द्वारा कमजोर वर्ग के शोषण का तल्ख चित्रण है। इस स्वाभिमान की संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति के माध्यम से उद्देश्य क्या पूरा करते हैं सप्रे? वे कहते हैं, वे बताते हैं, वे संकेत करते हैं कि किस प्रकार उस समय के उनके समकालीन समाज में जमींदार वर्ग कमजोर वर्ग को दबा रहा था, उसका शोषण कर रहा था। उसका बहुत ही हृदय विदारक दृश्य यहां देखने को मिलता है। हालांकि दृश्य सांकेतिक है क्योंकि कहानी मात्र 600 शब्दों में ही लिखी गई है। हिंदी की पहली कहानी के रूप में इस कहानी को मान्यता प्राप्त हो चुकी है। डॉक्टर गोपाल राय हिंदी कहानी का विकास भाग 1 में इस कहानी के विषय में लिखते हैं। 1900 से 1905 की कहानियों में माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी पाश्चात्य कहानी की अवधारणा के सबसे अधिक निकट दिखाई देती है। आखिर क्या है ये पाश्चात्य कहानी की अवधारणा? दोस्तों, जिस समय 1900 ईस्वी के लगभग जब ये टोकरी भर मिट्टी लिखी गई, जब हिंदी कहानी जन्म ले रही थी, आकार ले रही थी, स्वरूप ग्रहण कर रही थी, उस समय पश्चिम में लघु कथा लिखने की बहुत ही प्रचलित परंपरा थी। और क्योंकि यह भी एक लघु कथा है, यानी 600 शब्दों की एक छोटी सी कहानी है, इसलिए गोपाल राय ये टिप्पणी करते हैं कि यह टोकरी भर मिट्टी पाश्चात्य कहानी की जो अवधारणा थी, लघु कथा की अवधारणा, उसके बिल्कुल निकट प्रतीत होती है। आश्चर्यजनक रूप से यह 19वीं शताब्दी में उर्दू हिंदी में प्रकाशित समस्त गद्य कथाओं से प्रकृतितः भिन्न है। यानी जितनी भी गद्य कथाएं उस समय प्रकाशित हुई 1900 ईस्वी के लगभग, उनमें मूल संवेदना की दृष्टि से यह कहानी पूरी तरह से अलग है। क्यों? क्योंकि यह संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति करती है, स्वाभिमान की भावना की अभिव्यक्ति करती है, केवल कोई घटना नहीं सुनाती, किसी राजा रानी की या किसी कल्पना लोक की बात नहीं करती। यही कारण है कि यह अन्य कहानियों से बिल्कुल भिन्न है। यह लगभग 600 शब्दों की एक छोटी सी कहानी है जिसमें गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान की संवेदना का क्षण ही रोशनी के केंद्र में है। यह भूलना नहीं है आपको कि इसके केंद्र में इसका मूल संवेदना क्या है, मूल स्वर क्या है इस कहानी का? एक गरीब असहाय विधवा की के स्वाभिमान की संवेदना को अभिव्यक्त करना इसका मूल उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के को किसके माध्यम से अभिव्यक्त किया है? समाज में जो पूंजीपति वर्ग है उसके द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, जमींदार वर्ग के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, उसकी ओर संकेत करके इस कहानी को अब सशक्त और प्रभावशाली बनाया गया है। आगे एक अन्य संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं कि पृष्ठभूमि के रूप में जमींदार द्वारा उसकी झोपड़ी को हड़पने, स्त्री द्वारा जमींदार साहब के पास जाकर अपनी जमीन से एक टोकरी भर मिट्टी भरने और उसे अपने सिर पर उठा देने के अनुरोध की कथा है। बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों कि एक जमींदार की हवेली है बहुत बड़ी और उसके पास ही एक असहाय विधवा की, बुजुर्ग विधवा की, वृद्धा की झोपड़ी है। और जमींदार साहब क्योंकि निरंतर सत्ता लोलुप है, धन लोलुप है और चाहते हैं कि इस जमीन पर भी वे कब्जा कर लें, क्योंकि एक महल नुमा इमारत के, एक हवेली नुमा इमारत के पास एक झोपड़ी, किसी गरीब की झोपड़ी का होना उन्हें अच्छा नहीं लगता। और यही कारण है कि वो बहुत प्रयत्न करते हैं बुढ़िया को मनाने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं होती। तब वे उसे प्रेरित कर, उसे विवश कर उसकी झोपड़ी वाली जो जमीन है उसे हड़प लेते हैं, उसे वहां से निकाल दिया जाता है। वो उसकी एक पोती है, पुत्र मर चुका है, पति मर चुका है, उस केवल एक पोती के साथ वो बुढ़िया रहती है। तो उसकी पोती, जहां भी जाकर वे दोनों रहती हैं, दादी और पोती, वहां उसकी पोती भोजन करने से इनकार कर देती है और कहती है कि अपने घर चलो, मैं तो अपने घर चल के ही खाना खाऊंगी। तब बुढ़िया वहां एक टोकरी लेकर के पहुंचती है और जमींदार साहब खड़े हैं, निर्माण कार्य चल रहा है, और बुढ़िया से पूछते हैं जमींदार साहब कि तू यहाँ क्या लेने आई है? तब वो कहती है कि मेरी पोती ने जब से हम यहाँ से गए हैं भोजन नहीं किया है, तो मैं सोचती हूँ कि अपनी इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाऊं और उसी टोकरी भर मिट्टी का चूल्हा बनाऊं, तो शायद वह इस चूल्हे की बनी हुई रोटी को खा सके। तो वो अनुमति देते हैं जमींदार साहब के जाकर एक टोकरी भर मिट्टी ले ले। सोचते हैं मन में कि मिट्टी की ही तो बात है। जब वो टोकरी भर मिट्टी लेने जाती है, टोकरी को भर लेती है, तो उससे वो टोकरी उठाए नहीं उठती। तो वो जमींदार साहब से आग्रह करती है कि मैं, मुझसे ये उठ नहीं रही है, तो आप मुझे मेरी मदद करें और इसे मेरे सिर पर रखवा दें। और परिणाम ये होता है दोस्तों कि जमींदार साहब भी वो टोकरी नहीं उठा पाते। ये प्रतीकात्मक है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी पुरुष के द्वारा वो टोकरी ना उठे या किसी स्त्री के द्वारा वो टोकरी ना उठे, लेकिन ये सांकेतिक अभिव्यक्ति है। उस प्रारंभिक दौर की कहानी में ये सांकेतिक अभिव्यक्ति है, क्योंकि लेखक इस घटना के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से ये अभिव्यक्त करना चाहते हैं
कि वास्तव में वो टोकरी भर मिट्टी केवल मिट्टी नहीं है, बल्कि उस बुजुर्ग विधवा असहाय स्त्री का स्वाभिमान है, और उस स्वाभिमान का बोझ उन जमींदार साहब से उठाए नहीं उठ रहा है। यानी स्वाभिमान के बोझ तले दबना अपने आप में बहुत ही विचित्र और व्याकुल कर देने वाली बात है। जब जमींदार साहब से वो मिट्टी नहीं उठती, टोकरी नहीं उठती, तब बुढ़िया ये संवाद कहती है कि एक टोकरी भर मिट्टी आपसे नहीं उठ रही, लेकिन अब क्या कहूं मैं, वहां इस झोपड़ी में तो न जाने कितनी टोकरियों भर मिट्टी पड़ी है, तो फिर आप उसका बोझ भला कैसे उठा पाएंगे। और ये बात सुनते ही जमींदार साहब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और उनके लालच का जो पर्दा उनकी आंखों पर पड़ा हुआ था, उनकी आंखें खुल जाती हैं, पर्दा हट जाता है, और उन्हें पश्चाताप होता है, और वो वापस उस भूमि को, बुढ़िया को लौटा देते हैं। ये कुल कहानी है। मैंने बताया तो ये थोड़ी बड़ी लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत संक्षिप्त सी 600 शब्दों की कहानी है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस पृष्ठभूमि में टिमटिमाते दीप के रूप में उसका स्वाभिमान भरा कथन, जिसके बाद कहानी समाप्त हो जाती है, जिसे सुनकर जमींदार निरुत्तर हो जाता है, यही कथन इस कहानी को कहानी बनाता है। गोपाल राय कहते हैं कि यदि ये कथन न होता कि इस झोपड़ी में तो न जाने कितनी टोकरियां भर के मिट्टी है, तो आप उस स्वाभिमान का, उसका बोझ भला कैसे उठा पाएंगे। तो ये जो कथन है, ये कथन ही कहानी को व्यंजनापूर्ण बनाता है, ये कथन ही उसे सारगर्भित बनाता है, ये कथन ही उसे प्रभावशाली बनाता है, मर्मस्पर्शी बनाता है, और कहानी इस प्रकार एक कहानी के रूप में हमारे सामने आती है। आगे चले। अगला कथन है समकालीन सामंती शोषण का तल्ख चित्रण। देखिए, स्वाभिमान की बात हो गई, अब दूसरा बिंदु यहां पर है समकालीन जो सामंती शोषण है, यानी जमींदारों के द्वारा जो गरीबों का शोषण किया जा रहा है, उसका भी मर्मस्पर्शी चित्र यहां प्रस्तुत किया गया है। कहानी की संरचना कथक द्वारा वर्णन की है। कथक द्वारा वर्णन यानी कथा कह रहा है कोई, ऐसे सुनाई गई है कहानी, पर वह इतना बेलौस, लेकिन ये जो कहानी कहने का जो तरीका है वो इतना बेलौस यानी स्पष्ट, सीधा और मारक यानी हृदय पर चोट करने वाला, हृदय को स्पर्श कर देने वाला है कि पाठक उसके प्रभाव से अभिभूत हुए बिना नहीं रहता। इसकी भाषा संस्कृत या फारसी मिश्रित हिंदी से भिन्न ठेठ देसी हिंदी है। यानी भाषा कैसी है? ठेठ देसी हिंदी। इस प्रकार संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ये एक और कथन है गोपाल राय का। अब बात आती है अविश्वसनीय जैसा प्रतीत होने वाला एक कार्य, व्यापार, जमींदार से टोकरी भर मिट्टी न उठ पाने का उल्लेख यदि उसकी व्यंजना के साथ पढ़ा जाए तो बिल्कुल अविश्वसनीय नहीं लगता। किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं? पाठकों की एक स्वाभाविक एक प्रक्रिया होती है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि वे पढ़कर के बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। उसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं गोपाल राय। वे कह रहे हैं कि यदि हम साधारण तौर पर इस कहानी को पढ़ेंगे और उसमें जब ये पढ़ेंगे कि जमींदार साहब एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठा पाए, तो वे विश्वास से परे की बात हो जाएगी। क्या बकवास है, क्या काल्पनिक कहानी है। लेकिन यदि हम उस पूरे परिवेश से जो व्यंजित है भाव, उसको ध्यान में रखते हुए उस प्रसंग को पढ़ेंगे, तो हम उस संदेश को ग्रहण कर पाएंगे, उसके मर्म तक पहुंच पाएंगे, जिसे माधवराव सप्रे इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। यह कहानी अपनी संरचना में ओ हेनरी मोपासा की तुलना में चेखव के अधिक निकट है। ओ हेनरी अमेरिकी लघु कथाकार। मैंने आपको बताया कि उस समय पश्चिम में लघु कथाएं लिखी जा रही थी। मोपासा फ्रांसीसी लघु कथाकार। इनकी कथाओं से भिन्न इसलिए है क्योंकि इनकी कथाओं में भी घटना की प्रधानता है, लेकिन इस कहानी में घटना की प्रधानता नहीं है, इसलिए भिन्न है। और इस तरह की भावना प्रधान कहानी, एक संवेदना की अभिव्यक्ति करने वाली कहानियां रूस के लघु कथाकार चेखव के द्वारा लिखी गई। यही कारण है कि गोपाल राय कहते हैं कि इनकी कहानी, लघु कथा लिखने वाले ये तीन थे उस समय, लेकिन ओ हेनरी और मोपासा से भिन्न चेखव की जो कथा शिल्प है, लघु कथा का शिल्प है, उसके अधिक निकट ये कहानी प्रतीत होती है। कहानी के प्रमुख कथनों पर बात करते हैं, जिससे कि आप कहानी के मूल मर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। पहला कथन है, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने। ये वो प्रसंग है दोस्तों जब जमींदार के यहां मिट्टी लेने के लिए जाती है असहाय विधवा।
वो कहती है, उस पूछते हैं कि क्यों चाहिए मिट्टी, तब वो बताती है पूरा किस्सा। वो इस वाक्य में, इस संवाद में, इस कथन में बताया गया है। जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। इसकी चर्चा मैं आपसे अभी कर चुकी हूं। अगले कथन पर आते हैं। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। मिट्टी लेने की, झोंपड़ी से मिट्टी लेने की अनुमति मांगती है जमींदार साहब से वो विधवा। तीसरा कथन है, महाराज नाराज न हो। जब वे टोकरी नहीं उठा पाते तब जो महत्वपूर्ण कथन, जिस पर कहानी का कहानीपन टिका हुआ है, वो महत्वपूर्ण कथन है ये। इसे बिल्कुल अपने हृदय में बिठा लेंगे। वो विधवा कहती है, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी भरी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। यानी एक टोकरी का बोझ अगर आप नहीं उठा पा रहे, क्योंकि ये टोकरी केवल मिट्टी से नहीं भरी है बल्कि मेरे स्वाभिमान से भरी है, मेरे आत्मसम्मान से भरी है, तो मेरे आत्मसम्मान की जो इतनी सारी टोकरियों भर मिट्टी उस झोंपड़ी में है, उसका बोझ तो आप जीवन भर उठा ही नहीं सकेंगे। और यही वो कथन है दोस्तों, जिससे जमींदार साहब के नेत्र खुलते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे उसकी झोंपड़ी वाली जो जमीन है उसे वापस लौटा देते हैं। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। धन मद से गर्वित हो यानी धन के लालच में अहंकार ग्रस्त इतने हो गए थे कि अपना कर्तव्य भूल गए थे। पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। कृत कर्म का अर्थ होता है किया गया कार्य। तो कौन सा कार्य किया गया था? झोंपड़ी को हड़पने का जो कार्य किया गया था उस पर उन्होंने पश्चाताप किया, विधवा स्त्री से क्षमा याचना की और उसे उसकी झोंपड़ी लौटा दी। इस प्रकार आदर्श की स्थापना, एक जीवन मूल्य की स्थापना के साथ एक टोकरी भर मिट्टी कहानी समाप्त होती है। ये उसकी अंतिम पंक्तियां हैं। आगे चलेंगे। मूल संवेदना किन किन क्षेत्रों से जुड़ी है, उसकी बहुत सारी दिशाएं हैं इस कहानी की। मूल संवेदना की कितने आश्चर्य की बात है दोस्तों कि 600 शब्दों की एक छोटी सी कहानी, लेकिन संवेदना की इतनी सारी दिशाएं स्पर्श करती है, इतने सारे राज खोलती है उस समय के परिवेश की ये कहानी। तो पहला है सामंती शोषण, जिस पर हमने बात की। दूसरा है वर्ग भेद, यानी ये कहानी सांकेतिक रूप में ये बताती है कि उस समय के समाज में दो वर्ग थे, एक धन संपन्न वर्ग और एक निर्धन वर्ग, और उन दोनों के बीच दूरियां थी और किस प्रकार से निर्धन वर्ग का शोषण किया जा रहा था संपन्न वर्ग के द्वारा, वो वर्ग भेद भी यहां बताया गया है। मातृभूमि के प्रति प्रेम, ये मातृभूमि के प्रति प्रेम को और राष्ट्रीय प्रेम से ना जोड़ें। जो व्यक्ति जहां पैदा होता है उस जमीन के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, वो यहां गहराई से अभिव्यक्त हुआ है। क्यों एक टोकरी भर मिट्टी लेने के लिए जाती है उस झोंपड़ी में से वो विधवा स्त्री? क्योंकि वही उसकी मातृभूमि है, वहीं वो पलकर बड़ी हुई है और उसका सपना था कि वो वहीं अपनी अंतिम सांस भी ले, जो कि वो नहीं कर पाई किसी कारणवश, यानी जमींदार के द्वारा झोंपड़ी हड़प लिए जाने के कारण। तो वो टोकरी ले जाने की जो घटना है वो उसकी इस मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाती है। एक टोकरी भर मिट्टी मातृभूमि के प्रति प्रेम से उत्पन्न स्वाभिमान की प्रतीक है। तो ये है उसकी मूल संवेदना के आयाम। अब बात आती है दूसरी कहानी की, आकाशदीप, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। आकाशदीप से जयशंकर प्रसाद के जीवन और कृति परिचय पर हमारा एक वीडियो पहले से ही मौजूद है दोस्तों, आप उसे एक बार देख लेंगे और उसके मूल तथ्यों को कंठस्थ कर लेंगे। इसलिए हम उसमें समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है और समय बहुत कम। तो आकाशदीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक भाव प्रधान कहानी है, ध्यान रखना है। आकाशदीप किस प्रकार की कहानी है? एक भाव प्रधान कहानी है। प्रेम और घृणा जैसे परस्पर विरोधी भावों को सशक्त रूप में अभिव्यक्त करने वाली कहानी है। दोस्तों, आपने पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की तो निश्चित रूप से पढ़ी होगी। तो जिस तरह से प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व को वहां प्रस्तुत किया गया है प्रसाद जी के द्वारा, वैसे ही दो परस्पर विरोधी जो भाव हैं, देखिए प्रेम तो फिर भी देश के प्रति प्रेम हो या व्यक्ति के प्रति प्रेम हो, प्रेम तो प्रेम है, यानी वहां जो भाव हैं पुरस्कार में वो एक ही दिशा के से जुड़े हुए भाव हैं।
लेकिन यहां पर परस्पर विरोधी भावों के संघर्ष की सशक्त अभिव्यक्ति यहां पर की गई है। यानी प्रेम का विपरीत भाव होता है घृणा, और एक हृदय में एक ही व्यक्ति के प्रति प्रेम और घृणा कैसे रह सकती है और किस प्रकार वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, उसकी भावनाओं को प्रभावित करती है, इसकी अभिव्यक्ति यहां पर की गई है। 1928-29 यहां दो इसलिए लिखे गए हैं दोस्तों, यहां कुछ स्थानों पर कुछ पुस्तकों में 1928 इसका प्रकाशन वर्ष लिखा है और डॉक्टर नगेंद्र के पुस्तक में 1929 लिखा गया है। तो आप यदि 1929 विकल्प में है तो वो 29 चुनेंगे और 28 है तो 28 चुनेंगे, इसलिए दोनों यहां लिख दिए गए हैं। आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। कहानी का प्रारंभ दो बंदी हैं चंपा, एक बंदी है चंपा और एक बंदी है बुद्धगुप्त, उनके आपसी संवाद से यह कहानी शुरू होती है। इस कहानीकार ने 6 भागों में विभक्त किया है। कहानी की नायिका चंपा है और इसका नायक बुद्धगुप्त है, यानी 2 पात्र प्रमुख हैं। अन्य पात्र भी हैं कुछ, लेकिन 2 पात्र ही प्रमुख हैं, चंपा और बुद्धगुप्त। चंपा के पिता वणिक मणिभद्र की नौका पर प्रहरी का कार्य करते थे। वणिक यानी एक व्यापारी है मणिभद्र नाम का, जो जहाज के द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी जल के माध्यम से, जल मार्ग से व्यापार करता है। उसके नौका पर प्रहरी के रूप में काम करते थे चंपा के पिता। 8 वर्ष से समुद्र ही चंपा का घर। तो पहले चंपा अपनी माता के साथ घर पर रहा करती थी, लेकिन जैसे ही उसकी माता का निधन हुआ, बहुत छोटी सी बालिका थी, तभी से वह अपने पिता के साथ जहाज पर ही रहने लगी, यानी समुद्र ही चंपा का घर बन गया। और इस बात को समुद्र पर रहते रहते 8 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं। बुद्धगुप्त जलदस्यु है। जलदस्यु का अर्थ होता है समुद्री डाकू। बुद्धगुप्त क्या है, जो भी जहाज और सामान जा रहे होते हैं उन पर आक्रमण कर उनका धन लूटने का काम करता है, यानी जलदस्यु है। उसी के आक्रमण के फलस्वरूप चंपा के पिता ने 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस वक्त मणिभद्र के जहाज को लूटने के उद्देश्य से बुद्धगुप्त ने आक्रमण किया जहाज पर, तो उसका सामना किससे हुआ? चंपा के पिता से हुआ। और चंपा के पिता ने वीरता पूर्वक उसकी सेना का सामना किया और 7 जलदस्युओं को, यानी उसके साथियों को, बुद्धगुप्त के साथियों को मौत के घाट उतार दिया और अंततः वे भी जल में समाधि लेकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी समुद्र में गिरकर डूबकर मर गए। आकाशदीप मूलतः, आकाशदीप शब्द का क्या है, कहानी का शीर्षक आकाशदीप क्यों है, इस बात को हम जब पूरा विस्तार से आगे पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। मूलतः चंपा की धार्मिक भावना है, क्योंकि उसका जीवन समुद्र में बीता है और यह माना जाता है हमारे धर्म शास्त्रों में कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु निवास करते हैं। तो वह बार बार आकाशदीप यानी एक दिया ऊंचा लटकाया करती है आसमान में, और ये समझती है, ये मानती है अपने हृदय में कि वह अनंतशायी जो शेष नाग पर विराजमान, जो समुद्र में रहने वाले जो विष्णु भगवान हैं, उनके प्रति इस दीप को समर्पित कर रही है। तो एक तरफ तो ये आकाशदीप उसकी धार्मिक भावना का प्रतीक है, दूसरी तरफ अपने पिता के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी है। क्यों? क्योंकि उसके पिता का जीवन भी समुद्र में ही बीता था और उसकी मां जब उसके पिता यात्रा पर या समुद्री यात्रा पर जाया करते थे तो एक दीपक इसी प्रकार आकाश में लटका दिया करती थी और ये प्रार्थना करती थी कि मेरे भटके हुए नाविक को सही राह दिखाना, यानी भटके हुए नाविकों को प्रकाश देने का काम, उनके मार्ग को आलोकित करने का काम करती थी उसकी मां। और उसी बात को ध्यान में रखकर वह भी ये कार्य करती है और अपने पिता, क्योंकि उसके पिता ने समुद्र में ही जल समाधि ली थी, तो अपने पिता के प्रति वो श्रद्धा भाव और जो दायित्व है उसके प्रतीक के रूप में आकाशदीप को प्रज्वलित करती है। इसके अलावा एक और आयाम है इसके अर्थ का आकाशदीप के, वो ये है कि वो आकाशदीप से अपने पिता का पथ तो प्रशस्त करती ही है, दूसरी बात कहानी के अंतिम चरण में आकर वो एक वाक्य कहती है बुद्धगुप्त से कि मुझे भी इस आकाशदीप की तरह जलना ही होगा। जो उसका ये वाक्य है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो बुद्धगुप्त से प्रेम तो करती है, लेकिन क्योंकि वो पिता का घाती है, इसलिए वो उसके प्रति घृणा भी रखती है और उस घृणा के कारण वो उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाती। और यही कारण है कि वो अपने प्रेम पर नियंत्रण करके अपने पिता के प्रति उसका जो श्रद्धा है, सम्मान का भाव है, जो कर्तव्य का भाव है, उसको प्राथमिकता देती है। इस वेदना में जलने का प्रतीक है आकाशदीप। तो ये आकाशदीप शीर्षक के विभिन्न प्रतीकात्मक अर्थों के आयाम है।
आगे चलें। बुद्धगुप्त का परिचय कहानी में दिया गया है कि वो ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। तो बुद्धगुप्त का परिचय क्या है, इस पे संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे। स्वार्थ रहित होकर कर्तव्यनिष्ठ बने रहने तथा प्रेम के वशीभूत होकर कर्तव्य से विमुख न होने का संदेश देती है ये कहानी। यानी स्वार्थ से रहित होकर कर्तव्य परायण होने का संदेश। दूसरी बात, प्रेम के वशीभूत होकर कर्तव्य के पथ से विमुख न होने का संदेश भी इस कहानी में दिया गया है। अब विद्वान इस कहानी के विषय में क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप में भी है, क्योंकि यहां इस कहानी में जावा, सुमात्रा और बाली आदि जो द्वीप हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के, उनका जिक्र मिलता है, जो इस बात का संकेतक है कि भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार इन द्वीपों तक हो गया था। तो उसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं शुक्ल जी अपने कथन के माध्यम से। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि आकाशदीप में संग्रहित अधिकांश कहानियां मानसिक अंतर्द्वंद्व की कहानियां हैं। यहां भी मानसिक अंतर्द्वंद्व है, चंपा का अंतर्द्वंद्व है। क्या अंतर्द्वंद्व है? क्योंकि एक तरफ वो प्रेम करती है बुद्धगुप्त से और दूसरी तरफ वो उसके पिता का हत्यारा है, तो ऐसी स्थिति में वो उससे घृणा भी करती है। तो दो परस्पर विरोधी भावों के संघर्ष की अभिव्यक्ति इस कहानी में की गई है। आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। यानी बच्चन सिंह कहना चाहते हैं कि प्रेम और घृणा के आवेग को अत्यंत प्रभावशाली रूप में इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। गोपाल राय आकाशदीप कहानी के विषय में लिखते हैं, आकाशदीप की कहानियों का परिवेश अपने समय का यथार्थ न होकर इतिहास या काल्पनिक कथाओं का रूमानी परिवेश है। यहां केवल आकाशदीप कहानी की बात नहीं की जा रही है, बल्कि आकाशदीप संकलन में जो कहानियां संकलित हैं उन सभी कहानियों की बात यहां की जा रही है। यानी वे कह रहे हैं कि यहां जिस परिवेश, जिस प्रकार की पृष्ठभूमि को लेकर कहानियां लिखी गई हैं, वे यथार्थ की पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है या फिर काल्पनिक परिवेश को आधार बनाया गया है। यानी काल्पनिकता और ऐतिहासिकता की प्रधानता है। आकाशदीप कहानी का दिग्ज्ञात भूगोल की दृष्टि से अपरिचित चंपाद्वीप और अज्ञात समुद्र का कोई हिस्सा है। काल की दृष्टि से यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। यहां गोपाल राय ये कहना चाहते हैं कि जिन जिन स्थानों का वर्णन, जैसे चंपाद्वीप का वर्णन यहां इस कहानी में किया गया है, भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान में चंपाद्वीप के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती, तो संभव है कि ये जयशंकर प्रसाद के कल्पना प्रसूत द्वीप का नाम हो। अब बात आती है आकाशद्वीप कहानी के घटनाक्रम की। तो सबसे पहले शुरुआत जब होती है तो चंपा और बुद्धगुप्त वणिक मणिभद्र की नौका पर बंदी हैं। बंदी रूप में ही दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं। चंपा मणिभद्र की काम वासना के कारण और बुद्धगुप्त युद्ध में पराजित होने के कारण बंदी है, क्योंकि वो जलदस्यु है, आक्रमण करता है और बंदी बना लिया जाता है, इसलिए वो बंदी है। और मणिभद्र, क्योंकि चंपा अपने पिता के साथ जहाज पर ही रहा करती थी, तो मणिभद्र की दृष्टि, कामुक दृष्टि उस पर पड़ती है और वो अपनी काम वासना का शिकार उसे बनाना चाहता है। जब चंपा इस बात के लिए तैयार नहीं होती तो मणिभद्र उसे बंदी बना लेता है। तो दोनों ही बंदी हैं, चंपा भी और बुद्धगुप्त भी, लेकिन बंदी होने के कारण अलग अलग हैं। आंधी की संभावना आती है, बंदी हैं, दोनों का परिचय हो चुका है, एकदम से ऐसा लगता है आकाश में कि आंधी है और दोनों उस आंधी का लाभ उठाकर आपसी सहयोग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पोताध्यक्ष मणिभद्र सागर में डूब करके मृत्यु को प्राप्त होता है। नायक का बुद्धगुप्त को पुनः, और बुद्धगुप्त और चंपा दोनों मुक्त हो चुके हैं, बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धगुप्त जहाज पर अपना अधिकार कर लेता है, लेकिन जो जहाज का नायक है वो बुद्धगुप्त को फिर से बंदी बनाने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। परिणामतः बुद्धगुप्त का नौका पर अधिकार हो जाता है। एक अनाम द्वीप में नौका रोककर चंपा और बुद्धगुप्त दोनों उतरते हैं और उस द्वीप का क्योंकि कोई नाम नहीं है, इसलिए बुद्धगुप्त उसे नाम देता है चंपा द्वीप। बुद्धगुप्त के आदेश पर जितने भी वहां पर आदिवासी द्वीपवासी हैं, वे सब चंपा को रानी कहने लगते हैं। बुद्धगुप्त क्रमशः बाली, जावा, सुमात्रा द्वीपों के व्यापार पर भी अपना अधिकार कर लेता है। चंपा के हृदय में बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम है और साथ ही घृणा भी है। ये परस्पर दोनों विरोधी भाव उसके हृदय में विद्यमान है। चंपा द्वीप के दूसरे भाग में एक बहुत सुंदर पर्वत श्रृंखला है। एक दिन उस पर्वत श्रृंखला पर आदिवासियों के समारोह का आयोजन किया जाता है।
आदिवासी चंपा को वन देवी के रूप में बहुत सुंदर रूप में सजाते हैं। बुद्धगुप्त की चंपा से विवाह करने की तत्परता है, किंतु अपने पिता के हत्यारे से विवाह करने के लिए चंपा तैयार नहीं है। बुद्धगुप्त की विवाह के बाद भारत लौटने की इच्छा है। वो चाहता है कि वो चंपा से विवाह कर फिर से अपनी मातृभूमि यानी भारत लौट जाए। तो देखिए, मातृभूमि के प्रति प्रेम एक टोकरी भर मिट्टी में भी था, मातृभूमि के प्रति प्रेम यहां भी है, लेकिन यहां मातृभूमि के प्रति प्रेम राष्ट्रीयता की सीमाओं को स्पर्श करता है और वहां वो मातृभूमि तक ही, एक छोटी सी भूमि तक ही सीमित रहता है। ये फर्क है दोनों कहानियों के इस मातृभूमि के प्रति प्रेम के स्वरूप में। चंपा का बुद्धगुप्त से इसे द्वीप पर अकेला छोड़कर भारत चले जाने का आग्रह है। वो कहती है, मैं विवाह करने के लिए तत्पर नहीं हूं, दूसरी बात, तुम्हें भारत जाना है तो तुम भारत चले जाओ, लेकिन मुझे यहां अकेली रहने दो। बुद्धगुप्त भारत प्रस्थान कर लेता है, चंपा को वहां अकेला छोड़ देता है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। यानी ये कहानी भी उसी प्रकार एक प्रश्न पाठकों के सम्मुख छोड़ती है जैसे पुरस्कार कहानी ने छोड़ा था। जब मधुलिका प्राण दंड मांगती है, अरुण के साथ साथ उसे भी प्राण दंड मिलना चाहिए क्योंकि साजिश में शामिल वो भी है। उसी तरह से यहां भी प्रेम फलीभूत नहीं होता, सफल नहीं होता, क्योंकि प्रेम का बलिदान दे देती है चंपा अपने पिता के प्रति कर्तव्य का पालन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आकाशदीप के प्रमुख संवाद बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। पहला संवाद यहीं से कहानी शुरू होती है दोस्तों। बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो। दो बंदी, दोनों कौन, चंपा और बुद्धगुप्त, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पहला जो संवाद है ये चंपा का है। चंपा कहती है बुद्धगुप्त से, बंदी क्या है, सोने दो। बुद्धगुप्त कहता है, क्या है, सोने दो मुझे। वो कहती है, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। बुद्धगुप्त सोया रहना चाहता है तो वो उसे मना करता है, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, अभी चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। चंपा कहती है, फिर अवसर न मिलेगा, बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। बुद्धगुप्त कहता है कि बड़ा शीत है, बड़ी ठंड लग रही है, कहीं से कोई एक कंबल ले आता तो मेरी ठंड थोड़ी सी दूर हो जाती। आंधी की संभावना है, चंपा कहती है आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं, यानी हम दोनों बंधन मुक्त हो सकते हैं। सहसा उस बंदी ने कहा, यह का क्या, ये दूसरा संवाद है। यहां पर तक ये पहला संवाद समाप्त हो गया, यानी दोनों आपसी सहयोग से मुक्त हो गए। उसके बाद वे आलिंगनबद्ध हुए और उसी समय बुद्धगुप्त को पता चला कि वो जिस बंदी से आलिंगनबद्ध हो रहा है वो स्त्री है, तो वो चौंक कर कहता है, सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो, क्या स्त्री होना पाप है। चंपा का ये वाक्य है, कथन है। अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। तीसरा संवाद है, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। ये वो प्रसंग है दोस्तों जब वे चंपा द्वीप पर जाकर रहने लगे हैं और अब वो व्यापारी हो गया है बुद्धगुप्त, अब वो जलदस्यु यानी समुद्री डाकू नहीं रहा। लेकिन उसके हृदय की कठोरता बार बार चंपा को आहत करती है। यही कारण है कि एक दिन वो कहती है कि तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, यानी तुमने लूटना छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा हृदय अब भी वैसा ही करुणा से रहित है, अकरुण, करुणा से रहित है, सतृष्ण यानी अनेक प्रकार की तृष्णाओं से भरा हुआ है, और ज्वलनशील है यानी तुम स्वभाव से उग्र हो, तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग्य कर रहे हो। जब आकाशदीप को प्रज्वलित करती है पहली बार चंपा, तो वो कहती है कि वो शेषशाही विष्णु के लिए इस आकाशदीप को प्रज्वलित करती है, तब उसकी हंसी उड़ाता है बुद्धगुप्त। तो उसी बात की ओर संकेत किया जा रहा है। नाविक उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे, और वो कह रही है कि तुम मेरे इस आकाशदीप पर व्यंग्य कर रहे हो आज, लेकिन जब हमने अपने आप को आंधी का लाभ उठा करके बंधन मुक्त किया था, तब हमें प्रकाश की एक एक किरण की कितनी आवश्यकता थी। तो यही कारण है कि मैं ये आकाशदीप प्रज्वलित कर भटके हुए नाविकों को सही मार्ग दिखाने का कार्य कर रही हूं। अगला संवाद है, इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। चंपा द्वीप से एक दिन चंपा छोटी सी नाव पर बैठकर समुद्र में जया के साथ भ्रमण के लिए निकलती है और रास्ते में बुद्धगुप्त लौटता हुआ मिलता है। तो वो कहता है, इतनी छोटी नाव पर घूमना ठीक नहीं, पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, जल में डूबा हुआ एक चट्टान का टुकड़ा है, अगर नाव उससे टकरा जाती तो ऊपर चढ़ जाती चंपा। तो यानी ये कथन किसका है, बुद्धगुप्त का।
अच्छा होता बुद्धगुप्त, जवाब देती है इस कथन के उत्तर में, कहती है चंपा, अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। देखिए, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। कठोर प्राचीर यहां पर प्रतीक है संवेदनहीनता का। क्योंकि उस वो वैसे वो बंदी नहीं है, चंपा 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 द्वीप पर बंदी नहीं है, वो रानी की तरह रहती है, लेकिन वो अपने मन से अपने आप को बंदी मानती है, क्योंकि एक तो वो बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, दूसरी बात वो उससे घृणा भी करती है, और उस घृणा के कारागार में कैद होने के कारण उस प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाती। तो उसे वो द्वीप, बुद्धगुप्त के साथ रहना रहना वो सब कठोर, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, वो उसे कठोर लगती हैं, और वहां पर वो अपने आप को बंदी महसूस करती है। तो ये कठोर प्राचीन है, संवेदनहीनता और घृणा का प्रतीक है। जल में बंदी होना, जल में क्योंकि उन्मुक्तता है, दिशाहीन अनंत समुद्र का विस्तार है, तो कहीं भी बंदिश की कोई संभावना ही है। दूसरी बात, जल में क्या है, तरलता है, यानी संवेदना है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलें। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं मैं तुम्हें घृणा करती हूं। फिर भी मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूं, अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूं, चंपा रो पड़ी। ये वो कथन है दोस्तों, जहां पर प्रेम और घृणा के जो परस्पर विरोधी भाव हैं, उनकी टकराहट की सशक्त अभिव्यक्ति की है। यानी वो स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि विश्वास तो मुझे अपने हृदय पर, मैं तुम पर विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है, सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने हृदय पर विश्वास करता है, अपनी भावनाओं पर विश्वास करता है, लेकिन मेरे तो हृदय ने भी मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि मेरे हृदय की, मेरी भावनाओं की विडंबना यह है कि एक ओर मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन दूसरी ओर मैं तुमसे घृणा करती हूं। घृणा करती हूं, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं कि तुम्हारे लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकती हूं। तो ये दो विपरीत भाव उसके हृदय में संघर्षरत हैं, टकरा रहे हैं, जिनकी सशक्त अभिव्यक्ति यहां हुई है। दीप स्तंभ से ऊपर खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया, इतनी बालिकाएं कहां से बटोर लाई। ये वो प्रसंग है दोस्तों, जब पर्वत शिखर पर एक आदिवासियों के उत्सव का, समारोह का आयोजन किया जा रहा है, और वन देवी की तरह से आदिवासियों स्त्रियों ने चंपा को सजाया है। तो वो खिड़की से, दीप स्तंभ के ऊपर की जो खिड़की है उससे बाहर देखती है, तो वो इतनी सारी बालिकाओं का समूह देखती है। तब जया जो उसकी सेविका है उससे पूछती है कि इतनी बालिकाएं कहां से बटोर लाई, और ये किस तरह का आयोजन हो रहा है। उसके जवाब में जया कहती है, आज रानी का ब्याह है ना। यानी यहां ये संकेत मिलता है कि बुद्धगुप्त उससे प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था, यानी सागर की ओर दृष्टि टिकाए हुए था बुद्धगुप्त उस समय। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है कि क्या सचमुच आज हमारा विवाह है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बुद्धगुप्त के चरित्र का उज्जवल पक्ष देखिए। वो जलदस्यु था, वो निर्दय था, वो संवेदनहीन था, वो कठोर था, लेकिन उसके बावजूद स्त्री के प्रति, उसकी भावनाओं के प्रति सम्मान का भाव प्रसाद जी की कहानियों में विशेष तौर पर देखने को मिलता है। तो वो कहता है कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूं, यानी मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं उसे अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। तो वो प्रेम आग बनकर के मेरे हृदय में धधक रहा है। तो यदि तुम तैयार हो, यदि तुम विवाह के लिए तत्पर हो, सहमत हो, तो हमारा विवाह आज संपन्न हो सकता है। चुप रहो महानाविक। लेकिन घृणा हावी हो जाती है चंपा पर, और वो तुरंत कहती है, चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा, कि तुमने मेरे पिता को भी व्यंजित किया है, तुमने मेरे पिता का भी वध किया, उन्हें मौत के घाट उतारा, और आज तुम मुझे असहाय और अकेली और निर्धन समझकर मुझसे क्या अपनी हिंसात्मक वृत्ति का बदला लेना चाहते हो? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं। बुद्धगुप्त उसके संकेत को समझ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या नहीं की है चंपा, वह किसी दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे थे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकी, यदि कि काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर पाती, बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता। लेकिन मेरी विवशता क्या है कि मुझे तुम्हारी इस बात पर विश्वास है ही नहीं। वह क्षण कितना स्पृहणीय होता। स्पृहणीय का अर्थ होता है वांछित, जिसकी इच्छा हो मन में कि ये झूठ हो जाए, ये बुरी बात है, ये हमारे जीवन में झूठ साबित हो जाए, तो स्पृहणीय उसे कहते हैं।
वह क्षण कितना स्पृहणीय है। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते, और तुम्हारे ये व्यक्तित्व भले ही कितना ही निष्ठुर क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरे लिए उस समय, यदि मेरे मन में ये धारणा, ये विश्वास जम जाए कि तुमने मेरे पिता का वध नहीं किया है, तो निश्चित रूप से तुम मेरी दृष्टि में बहुत महान हो जाते। जानती हो इतना महत्व पाने पर, बुद्धगुप्त कहता है, जानती हो इतना महत्व पाने पर भी मैं कंगाल हूं, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं वैसे व्यापार का मालिक हूं, जावा सुमात्रा बाली तक मेरा व्यापार विस्तृत है, धन संपन्न हूं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कंगाल हूं। क्यों? मेरा पाथा सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में एक दिन तुम्हारे प्रेम का एक कोमल अंकुर फूटा था, लेकिन वो अंकुर पुष्पित और पल्लवित नहीं हो सका, और यही कारण है कि मैं अपने आप को कंगाल समझता हूं। चंद्रकांत मणि काव्य में एक रूढ़ी है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों से ये मणि पिघल जाती है। अब वास्तविकता क्या है इसके विषय में कोई जानकारी नहीं, लेकिन चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ यानी पिघला, यानी मेरे हृदय में तुम्हारे हल्के से स्पर्श ने प्रेम की भावनाओं को उत्पन्न किया। ये इसकी व्यंजना है। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्लभ अंश पर श्रद्धा हो चली है। यानी मेरे हृदय में ये सब चीजें हैं, मैं इन सबको मानता नहीं, ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरे हृदय में जो तुम्हारे प्रति दुर्लभ अंश क्या है, तुम्हारे प्रति जो प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है, उस पर मेरा विश्वास जम गया है, मेरी श्रद्धा जम गई है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। यानी वह चंपा के प्रति अपने हृदय में विद्यमान प्रेम को स्वीकार कर रहा है। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये कथन, ध्यान रखेंगे। बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। यानी संकेत क्या है कि मेरे पिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा हृदय बिल्कुल भावनाहीन हो गया है, रिक्त हो गया है, मेरा जीवन भी रिक्त हो गया है। इसलिए मेरे लिए मेरी कोई आकांक्षा शेष नहीं है, मेरे लिए सभी स्थान, सभी भूमि, कहीं भी रहूं, सब एक समान है। पहले विचार था कि कभी कभी इस द्वीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, यानी अपने पिता की समाधि को, कहां उन्होंने जल समाधि ली थी, उसको तलाश करूंगी। किंतु देखती हूं, बहुत ध्यान देंगे ये इस पंक्ति पर, किंतु देखती हूं मुझे भी इसमें जलना होगा जैसे आकाशदीप। अब वो यहां स्वीकार करती है अपने प्रेम को कि मेरे हृदय में भी तुम्हारे प्रति प्रेम है, लेकिन मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति घृणा का भाव भी है, क्योंकि तुम मेरे पिता के हत्यारे हो। ऐसी स्थिति में मुझे अपनी इस प्रेम की अग्नि में निरंतर जलना ही होगा, जैसे ये आकाशदीप जलता रहता है। अब बात आती है दोस्तों इन दोनों कहानियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहला एक टोकरी भर मिट्टी पर आधारित प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रूप में माधवराव सप्रे की विशिष्ट पहचान नहीं है? कहानीकार, संपादक, समाज सुधारक, अनुवादक। हम पढ़ चुके हैं कि कहानीकार वे थे, संपादक वे थे और अनुवादक भी वे थे, लेकिन समाज सुधारक नहीं थे। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना उन्होंने अवश्य की, लेकिन समाज सुधारक के रूप में उनकी कोई विशिष्ट पहचान नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, माधवराव सप्रे ने निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन किया? छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, भारत मित्र या सुदर्शन? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसी पत्र में उनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई थी 1901 में। तो आंसर होगा हमारा ए। तिलक के केसरी पत्र से प्रेरित होकर माधवराव सप्रे ने किस पत्र का प्रकाशन किया? ब्राह्मण, मराठा, नवजीवन, हिंदी केसरी। तो हम पढ़ चुके हैं हिंदी केसरी पत्र का उन्होंने प्रकाशन किया था। केसरी पत्र जो तिलक का था उससे प्रभावित होकर, तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, माधवराव सप्रे ने राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा जानकी देवी महिला पाठशाला की स्थापना कहां की? ऑप्शन है ग्वालियर, रायपुर, उज्जैन या जबलपुर। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय, ये पाठशाला और महाविद्यालय रायपुर में स्थापित किए गए थे। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, माधवराव सप्रे ने साहित्य सृजन की प्रेरणा किससे प्राप्त की? माखनलाल चतुर्वेदी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी या पंडित नंदलाल दुबे? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंडित नंदलाल दुबे उनके गुरु थे, जिन्होंने उनमें साहित्यिक अभिरुचि जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। माधवराव सप्रे के विषय में असत्य कथन है।
ए, माधवराव सप्रे ने 1900 में पेड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्र का प्रकाशन किया, बिल्कुल सही है, हम पढ़ चुके हैं। माधवराव सप्रे ने तिलक की गीता रहस्य कृति का हिंदी अनुवाद किया, यह भी कथन बिल्कुल सही है। माधवराव सप्रे ने जबलपुर से कर्मवीर पत्र का प्रकाशन प्रारंभ कर उसका संपादन दायित्व माखनलाल चतुर्वेदी को सौंपा, यह कथन भी बिल्कुल सही है। माधवराव सप्रे ने महात्मा गांधी के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, क्योंकि असत्य कथन पूछा गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हिंदी मंदिर जबलपुर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है माधवराव सप्रे को, माखनलाल चतुर्वेदी को, लोकमान्य तिलक को या भीमराव अंबेडकर को? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा ए। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? भारत मित्र 1900, छत्तीसगढ़ मित्र 1901, सुदर्शन 1902, सरस्वती 1901। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, छत्तीसगढ़ मित्र में 1901 में प्रकाशित हुई थी ये कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। तो आंसर होगा हमारा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के विषय में असत्य कथन है। एक टोकरी भर मिट्टी 600 शब्दों की एक छोटी कहानी है, सही है। इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, बिल्कुल सही है। इस कहानी में जमींदार वर्ग के भोग विलास का चित्रण है, नहीं, जमींदार वर्ग के शोषणवादी प्रवृत्ति का चित्रण है। यहां इस कहानी में गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान की संवेदना के क्षण की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन हुआ सी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, असहाय विधवा ने जमींदार साहब से क्या मांगा? भोजन, वस्त्र, झोंपड़ी, एक टोकरी भर मिट्टी या पोती के लिए शिक्षा? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहुत ही सरल प्रश्न, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आंसर है सी। यह कहानी अपनी संरचना में ओ हेनरी मोपासा आदि की तुलना में चेखव के अधिक निकट प्रतीत होती है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के संबंध में यह मत किसका है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्योति पांडे या गोपाल राय? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस कथन को हम पढ़ चुके हैं, तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? यह कथन किसका है? असहाय बुढ़िया का, राजा का, जमींदार का या बुढ़िया की पोती का? तो यह कथन असहाय बुढ़िया का है, जिसे सुनकर के जमींदार साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बुढ़िया को उनकी जमीन, उनकी झोंपड़ी लौटा दी। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का अंत किस प्रकार का है? यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, आदर्शवादी या दुखांत? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कहानी मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया आपको, यथार्थ से गुजरकर आदर्श की स्थापना की ओर जाती है, इसलिए यह कहानी यथार्थ से शुरू होकर आदर्श की ओर जा रही है, तो इसलिए यह कहानी आदर्शवादी कहानी है। तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से असहाय वृद्धा जमींदार के पास मिट्टी लेने क्यों गई? पोती के घर जाने की जिद के कारण, मिट्टी से चूल्हा बनाने के लिए, पोती को स्वस्थ देखने के लिए या पोती के कहने पर? तो दोस्तों मिट्टी से चूल्हा बनाने के लिए वो लेने गई थी मिट्टी, ये कथन यहां पर बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा हमारा डी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की मूल संवेदना के विषय में असंगत विकल्प है। सामंती समाज एवं वर्ग भेद का चित्रण, जमींदार वर्ग की शोषणवादी प्रवृत्ति, मातृभूमि के प्रेम से उत्पन्न स्वाभिमान, सामाजिक समानता की स्थापना। तो दोस्तों ये तीनों मूल संवेदना से जुड़े हुए कथन है, लेकिन सामाजिक समानता की स्थापना की बात यहां कहीं नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर होगा डी, यानी मूल संवेदना से संबंधित असत्य कथन है डी। आगे चलें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। यूजीसी नेट 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम और गूदरसाई, ये 4 कहानियां दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहली कहानी जयशंकर प्रसाद की है ग्राम, 1911 में प्रकाशित हुई। गूदरसाई 1926 में, और आकाशदीप हम पढ़ चुके हैं 1928, 1929 में, और इंद्रजाल 1936 में। तो क्या क्रम होना चाहिए? तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। कूट देखते हैं। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? यूजीसी नेट 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। दुलाई वाली, पिता, आकाशदीप या गैंग्रीन? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी अभी हमने पढ़ा। आगे,
क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? यूजीसी नेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम या परिंदे? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब वे आलिंगनबद्ध होते हैं बुद्धगुप्त और चंपा यानी दो बंदी, तब उसे पता चलता है बुद्धगुप्त को कि ये स्त्री है। तब वो कहता है कि तुम तो स्त्री हो। तब वो कहती है क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये कथन उस समय का है और आकाशदीप कहानी का है। अभी अभी हम इस पर अच्छी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न, अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूं, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? केवीएस पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा या सालवती? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी अभी। आकाशदीप कहानी का कथन है ये, जो चंपा बुद्धगुप्त से कहती है। अगला प्रश्न, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं? यूपी पीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। चंपा और बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्र, होरी और बुधिया? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या तुम स्त्री हो? इस संवाद में बंदी कौन है? चंपा, बुद्धगुप्त, मणिभद्र या नायक? तो सबसे पहले बंदी आवाज किसने लगाई थी? चंपा ने लगाई थी। तो यानी बंदी है बुद्धगुप्त। वैसे तो दोनों ही बंदी थे, लेकिन सहसा उस बंदी ने कहा यह क्या तुम स्त्री हो? इस संवाद में बंदी कौन है? इस बंदी की बात की जा रही है। तो बुद्धगुप्त ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, जहाज पर चंपा को बंदी क्यों बनाया गया? चंपा के पिता से द्वेष के कारण, व्यापारिक द्वंद्व के कारण, मणिभद्र की पाप वासना के कारण या चंपा की क्रूरता के कारण? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मणिभद्र की पाप वासना के कारण, जो पोताध्यक्ष था उसकी पाप वासना के कारण चंपा को बंदी बनाया गया था। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी, नील नभोमंडल से मुख में शुभ्र नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते थे। यह पंक्तियां संबंधित हैं मधुलिका से, चंपा से, श्यामा से या जया से? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आकाशदीप कहानी में चंपा की जो सेविका है जया, उसका वर्णन यहां इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने किया है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है, यह कथन किसका है? चंपा के पिता का, बुद्धगुप्त का, मणिभद्र का या नायक का? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा ए। जब भी कभी चंपा के पिता समुद्र पर जाते थे तो उनकी माता, मैंने अभी बताया था कि एक आकाश दीप प्रज्वलित किया करती थी, एक दीप प्रज्वलित करती थी और प्रार्थना करती थी ईश्वर से कि मेरे नाविक की रक्षा करना। और जब पिता लौटकर आते थे सकुशल, तो वो ये वाक्य कहते थे कि साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है। तो ये कथन चंपा के पिता का है। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। चंपा ने बुद्धगुप्त से यह क्यों कहा? वह बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा समझती थी। वह बुद्धगुप्त से घृणा करती थी, क्योंकि हत्यारा समझती थी इसीलिए घृणा करती थी। वह बुद्धगुप्त से प्रेम करती थी, किंतु कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव के कारण उसे हृदय से स्वीकार नहीं कर पाती थी। ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन तीनों कारणों से ये संवाद चंपा ने बुद्धगुप्त से कहा, यानी उपर्युक्त सभी विकल्प बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा डी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, कैसी लगी दोनों कहानियां। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।